तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अभिलाषा जेई। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आज सुबह सुबह मैंने अपना पहला वीडियो पोस्ट किया। देन बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया एंड बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा भी। ये चीज़ देख के मुझे काफ़ी, सच बताऊँ तो दिल से बहुत अच्छा लगा। एंड मैं चाहता हूँ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे मेरे को और हमारे अभिलाषा क्लासेस के चैनल को, एंड ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि हम लोग आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आए। मतलब पहले ही दिन में इतना हो जाएगा ये कभी मैंने सोचा नहीं था। एंड मुझे पता है हम लोग आगे, बहुत आगे जाने वाले हैं अभी। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स में भी स्पेसिफिकली हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था पॉलिनोमियल से। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी हम लोगों ने और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी एंड सबके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन थे वो भी हम लोगों ने करे थे। एंड जो आपका होमवर्क था पिछली क्लास में वो ये था कि आप लोग सारी आइडेंटिटीज याद करके आए एंड जो आपके प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन थे जो मैंने लेक्चर में करवाए थे वो लोग आप करके आए होंगे एक और बार, मेरे को उम्मीद है। तो चलिए, अगर आप होमवर्क करके आए हैं तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा गोल है फैक्टराइजेशन पढ़ना और नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना। फैक्टराइजेशन, नेचर ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये जो है आप लोगों के लिए नया टॉपिक है। अगर आपने कोई फाउंडेशनल कोर्स वगैरह परस्यू नहीं किया है 9th-10th में तो आप लोगों के लिए नया है। एंड अगर आप लोगों ने फाउंडेशनल कोर्स किया है तो माइट भी ये आप लोगों के लिए नया ना हो इतना, लेकिन हाँ ये टॉपिक 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से नया है। एंड लॉन्ग पॉलिनोमियल डिवीजन, ये तो अपन लोगों ने 9th से ही चालू कर दिया था करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन, ये दोनों आपस में बहुत रिलेटेड है, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हम लोगों को इसमें कैलकुलेशन जो होती है ना बहुत स्मूथ होती है एंड गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं अगर कैलकुलेशन आसान होती है तो हमारे जो मेन दो टॉपिक है वो है सम ऑफ कोफिशिएंट्स और सिंथेटिक डिवीजन। एंड बाकी ये जो टॉपिक है ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए जो न्यू टॉपिक्स है वो ये दोनों है अभी। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। तो पहला टॉपिक जो है हमारा वो है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है इट स्टेट्स दैट फॉर एनी इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इक्वेशन कह लो या पॉलिनोमियल कह लो। वी हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म बी। बी हमारा कहाँ है, ये रहा बीच वाला। बी यानी कि बीच वाला यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मिडिल टर्म b such that two parts b1 and b2 fulfill the following criteria। मतलब b को हम लोगों ने दो टुकड़ों में तोड़ा, पहला है b1 और दूसरा है b2। तो b1 एंड b2 में फॉलोइंग क्राइटेरिया होने चाहिए ऐसा इसने बोला है। तो पहला लिखा हुआ है इसने b1 प्लस b2 इज इक्वल टू b, b1 प्लस b2 इक्वल टू b। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है। अब जैसे आपके घर वाले आपको पैसे बांट रहे हैं, अगर 100 रुपए है आपके पापा के पास तो एक को 40 दिए एक को 100 दिए, तो कुल मिलाकर तो पैसे आपके पास 100 ही रहे ना, 110 नहीं हो गए या फिर 90 नहीं हो गए। एंड फिजिकल चीजों से समझाता हूँ थोड़ा, वैसे तो मनी भी एक फिजिकल चीज है, लेकिन जैसे मेरे पास अभी हाथ में डंडी है, अगर मैं डंडी के दो टुकड़े कर दूं ऐसे कुछ, तो देखना जरा अब ये दो टुकड़े हो गए। अब इसमें से कोई डंडी का टुकड़ा मिस नहीं हुआ, अगर मैं इन दोनों डंडियों को अभी भी ऐसे जोड़ू ना तो वही वाली डंडी बन जाएगी। अब हाँ, मतलब ये डंडी मतलब पहले की तरह वैसी नहीं रही, मतलब आराम से निकल जा रही है, लेकिन डंडी अगर अपन ऐसे दूर से देखे ना, ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाऊं ना, तो आपको लगेगा कि ये वही डंडा है। आप शायद समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर हम बी को तोड़ रहे हैं ऐसे b1 एंड b2 में, तो ऑब्वियसली b1 प्लस b2 b के बराबर होगा, है ना। उसके बाद हमारा अगला है b1 इंटू b2 इज इक्वल टू ac। तो पहली कंडीशन तो बहुत इजीली समझ में आ गई होगी। पहली कंडीशन के लिए तो अपन लोगों ने जो अपना क्लास का डंडा है जिससे बच्चों की पिटाई भी होती है कभी कभी जब होमवर्क करके नहीं लाते हैं, तो उसको तोड़ दिया है। तो दूसरा क्या है, b1 इंटू b2 इज इक्वल टू ac, है ना। तो अब इसने क्या बोला, a और c मतलब कोने के जो दो होते हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई ये b1 और b2 के बराबर होना चाहिए।
ऐसा हम लोगों ने 8th में भी पढ़ा था, कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए हमारी। मतलब कुल मिलाकर बी को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि दोनों टुकड़ों का जो प्रोडक्ट है वो साइड वाले दो यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के बराबर हो जाए। शायद कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा डंडी तोड़ने के बाद तो स्पेशली। अब आगे बढ़ते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन इतना टफ है, लेकिन याद रखिए आप 11th में आ गए हैं तो ये कुछ नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं इसको। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। शायद कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। एंड अब 2ax को मुझे ऐसे तोड़ना है कि ये बन जाए मेरा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तब 2ax को तोड़ने आ गया हूं मैं। तब उसके लिए पहले तो मैं इन दो फैक्टर को जोड़ के देख लेता हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि दोनों को जोड़ने पे हमारा 2a आ जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी और a प्लस बी को मैंने जोड़ा तो देखा b से b कट गया, आंसर आ गया 2a। तो अब 2a आ गया यहाँ पर प्लस का, लेकिन यहाँ तो माइनस का है। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारे जो दो फैक्टर है वो यही होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर 2a है माइनस का। तो अगर मैं इन दोनों फैक्टर के आगे माइनस लगा दूं तो मेरा काम बहुत आराम से हो जाएगा। तो देखना 2a को मैंने कैसे तोड़ा, माइनस का a माइनस का b एक्स माइनस का a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इक्वेशन की तरफ। ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस का a माइनस बी एक्स माइनस का a प्लस बी एक्स प्लस का a प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। अब ये ऐसा बन गया। अब अगला स्टेप हमारा ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ एक एक्स का कोएफिशिएंट पकड़ लो और एक एक्स का कोएफिशिएंट के साथ कांस्टेंट टर्म पकड़ लो, और इन दोनों की लोकेशन आपस में इंटरचेंज हो सकती है, कैन बी इंटरचेंज्ड। एंड विल नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। ये रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करेंगे और आपस में इनकी लोकेशन इंटरचेंज हो सकती है। तो अभी तो अपन ऐसे ही करते हैं। अब ये थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पर मैं इंटरचेंज करके दिखाऊंगा ना तो थोड़ा गुचर पुचर हो जाएगा। अगर अगला अपन को कोई छोटा क्वेश्चन मिला ना तो उसमें करके दिखा देंगे इंटरचेंज। तो अभी के लिए तो आप ये रिमेंबर कर लो कि अगर आप इन्हें इंटरचेंज भी करते हो तो कुछ नहीं होगा, मतलब आंसर वही आएगा आपका। अब देखना, मुझे यहां से x कॉमन दिख रहा है तो मैं यहां से x कॉमन ले लेता हूं। अब यहां पर क्या बचा, x माइनस का a माइनस बी बच गया। अब यहां से मैं a प्लस बी कॉमन ले रहा हूं, मेरे को दिख रहा है दोनों में a प्लस बी, ले लेता हूं मैं। और a प्लस बी में माइनस का कॉमन लूंगा, याद रखिएगा। तो यहां पर क्या आ गया मेरा, प्लस का x, और क्योंकि अब ये प्लस का था माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, x माइनस का a माइनस बी, ऐसा हो जाएगा। ये कोई डाउट नहीं होगा शायद। अब दोनों में मेरे को एक तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, तो मैं ये ब्रैकेट को बाहर निकाल रहा हूं कॉमन। तो ये हो गया मेरा x माइनस का a माइनस बी इंटू एक्स माइनस का a प्लस बी। तो अब ये दो ब्रैकेट बन गए, अपने फैक्टर तोड़ दिए, हो गया फैक्टराइजेशन। बस यही तो करना होता है। थोड़ा समझ लो इसको आराम से, रुक के कहीं जल्दी जल्दी भाग नहीं रहे अपन। और नहीं आया समझ में तो एक बार रिवाइंड करके देख लो वापस से। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, 12x स्क्वायर प्लस का 19x प्लस 7। बहुत इजीली हो जाएगा ये तो। मैं तो चाहता हूं आप एक बार वीडियो को पॉज करें और उसको ट्राई भी करें। शायद कर लिया होगा आप लोगों ने ट्राई, वीडियो पॉज करके। नहीं किया हो तो कर लीजिए प्लीज। एंड मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ। कांस्टेंट वाला तो शायद थोड़ा नया है अपन के लिए, वैसे तो 8 9 में पढ़ा ही था, लेकिन फिर भी अपन को ऐसा मान के चल रहे कि किसी को कुछ नहीं आता तो अपन एक बार करके दिखा देते हैं। अगले से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अगले क्वेश्चन से वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। तो अब ये देखना जरा क्या होगा। ये अपना 12 इंटू 7, पहले तो a इंटू सी निकालेंगे, तो
12 इंटू 7 क्या आएगा अपना 84। ठीक है, अब 19 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करके 84 आ जाए। तो दो टुकड़े मेरे को क्या दिख रहे हैं, 12 और 7। ठीक है, क्योंकि 12 और 7 को जोड़ने पे मेरा क्या आ रहा है, 19 आ रहा है ना। 12 प्लस 7 इज इक्वल टू 19 आ रहा है। और जो अगर मैं बात करूं 12 इंटू 7 की, तो वो तो अभी अभी अपन ने निकाला 84 ही होता है। शायद दिख गए होंगे सबको, बहुत क्लियरली दिख गए होंगे, है ना। एंड याद रखिएगा, कोई भी चीज एक बार में नहीं आती है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में ना आए तो मतलब लेक्चर में कोई कमी नहीं है, हमारी प्रैक्टिस में थोड़ी बहुत कमी होती है। अगर ना आए समझ में तो एक और बार देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ये मेरी गारंटी है, अगर दो बार में भी समझ में ना आए तो मतलब फिर तो लेक्चर खराब है। लेकिन मेरी गारंटी है कि दो बार में देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इसको लिखते हैं। हम लोगों ने फैक्टर तो तोड़ ही लिए हैं, तो ये हो गया अपना 12x स्क्वायर प्लस का, अब पहला टुकड़ा तोड़ा 12 तो 12x, और दूसरा था 7 प्लस का 7x प्लस का 7। ठीक है, और जो मैंने इंटरचेंज वाली बात आपसे बोली थी ना, वो मैं यहाँ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब इंटरचेंज करना है तो थोड़ी जगह तो साइड में चाहिए रहेगी, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा कोने में लिखता हूँ इसको। तो अपन ने क्या लिखा था अभी, 12x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 7x प्लस का 7, ये था। अब देखना, इन दोनों में से 12 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं। पहले में से क्या कॉमन आ रहा है, 12x, तो ये हो गया अपना x प्लस 1। और उसके बाद अब इसमें से आ रहा है 7 कॉमन, तो ये क्या हो गया अपना x प्लस 1, यहाँ पे भी हो गया। अब दोनों में से x प्लस 1 कॉमन आ रहा है यहाँ से और यहाँ से, तो ये हो गया मेरा 12x, सॉरी 12x क्यों आएगा, पहले तो x प्लस 1 आएगा ना, क्योंकि कॉमन x प्लस 1 आया अपना। तो अब ये हो गया मेरा x प्लस 1 जो कि अपन ने कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद यहाँ 12x बचा, यहाँ 7 बचा, तो इस वाले ब्रैकेट में आएगा 12x प्लस 7। देख लीजिए, हो गया फैक्टराइज, कौन सी बड़ी बात है ना। अब उसके बाद अपन ने बोला था इंटरचेंज करके भी आपको दिखाएंगे, है ना, तो अब इंटरचेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये 12 की जगह 7 और 7 की जगह 12 रख देते अपन। ठीक है, तो अब जरा देखना, तो ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस का 7x, और यहां पर क्या आ जाएगा 12x, हो गया। अब पहले इन दोनों में से तो x कॉमन आ रहा है, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो जहां से कुछ भी कॉमन नहीं आता उसको ब्रैकेट में बंद करके आगे 1 लिख देते हैं, बस इतना याद कर लो, है ना। तो अब यहां से x कॉमन आ गया, तो ये क्या बन गया 12x प्लस 7। अब यहां से कुछ कॉमन नहीं आया, तो यहां पर आगे 1 लिखकर इसको ब्रैकेट में बंद कर दो पूरे को, हो गया। ओहो, 12x प्लस 7, चलो थोड़ा नीचे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद क्यों नहीं हुआ, अब हो गया। ठीक, उसके बाद अब दोनों में से मेरे को दिख रहा है दोनों ब्रैकेट में 12x प्लस 7 है कि नहीं, है ना। तो दोनों में से 12x प्लस 7 आ गया बाहर। बाकी आगे वाले मतलब आगे वाले से बचा हमारे पास x, और पीछे वाले से हमारे पास 1 बच गया कॉमन वगैरह लेने के बाद। तो अब देखना, दोनों से क्या रिजल्ट सेम आया है, मेरे को तो सेम दिख रहा है। अब कैसे देखना, इसमें x प्लस 1 आगे लिखा है, इसमें x प्लस 1 पीछे लिखा है, इसमें 12x प्लस 7 पीछे लिखा है, इसमें वो आगे लिखा हुआ है। तो अब चाहे किसी नंबर को तुम 3 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 3 लिखो, आना तो 12 ही है ना। सिमिलरली चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों को जब मल्टीप्लाई करके खोलोगे ना तो आंसर यही आएगा, मतलब सेम ही आने वाला है। शायद क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एंड मैं चाहता हूं कि आप जैसे मैंने करा था तो मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तब चलिए अपन देख लेते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये 5 है और ये 7 है। तो पहले तो 5 इंटू 7 क्या होता है हमारे पास, 35 होता है। अब 36 को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है कि हमारे पास रिजल्ट आ जाए
35 मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करने पे आ जाए 36। तो मेरे को तो डायरेक्टली दिख रहा है 35 इंटू 1 करूंगा तो 35 आ जाएगा, और 35 प्लस 1 करूंगा तो 36 आ जाएगा, है ना। तो हमें अब दो टुकड़े मिल गए हैं। और हाँ, अगर आपको टुकड़े इतनी आसानी से नहीं दिखते हैं ना, तो मैं तो आपको एक होमवर्क में शीट देने वाला हूँ। आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसके बाद अपन इसके सॉल्यूशन भी अपलोड करेंगे वीडियो में। तो आपको जब है ना कहते क्वेश्चन आपके सही होंगे ना एक के बाद एक, तब आपको लगेगा हाँ यार हमें तो दिखाई दे रहे हैं। मतलब जहां पर कॉन्फिडेंस होता है, तो कॉन्फिडेंस के आगे तो सब झुक जाता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना एक बार, तो आपको टुकड़े भी बहुत आराम से दिखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भले ही ना दिख रहे हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे ना उसके बाद आपको दिखेंगे। तो अब अपन लोगों ने टुकड़े तोड़ लिए, तो ये क्या हो गया 5x² प्लस का पहला टुकड़ा था 35 और दूसरा टुकड़ा था 1 यानी कि x प्लस का 7। तो अब देखना क्या करने वाले हैं। पहले वाले में से तो मुझे 5x कॉमन दिख रहा है, तो मैं 5x कॉमन ले लेता हूं। 5x कॉमन लिया तो अब ये क्या हो गया x प्लस 7 हो गया, ठीक है अंदर। उसके बाद अगर मैं मतलब अब यहां पर तो देखना कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जहां पर कुछ कॉमन ना दिखे वहां पर आगे 1 लिखकर ब्रैकेट में बंद कर दो पूरे एक्सप्रेशन को, ऐसा बोला था अभी, है ना। तो अब क्या होने वाला है, अब हम अगले स्टेप की तरफ चलने वाले हैं, जिसमें ये पूरा ब्रैकेट जो है ना ये दोनों तरफ ये कॉमन लेने वाले हैं। तो अब दोनों तरफ से एक ब्रैकेट कॉमन ले लो। क्या कौन सा वाला ब्रैकेट, x प्लस 7 का, है ना। अब x प्लस 7 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बन गया, यहां से 5x बच गया, यहां से 1 बच गया, तो लिख दो 5x प्लस 1। शायद ये भी बहुत आराम से बन गया होगा आप लोगों को। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो। और बुरा मान भी जाओ तो यार कोई बात नहीं, आपके भले के लिए ही कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1। ये डायरेक्टली नहीं होगा आपसे, तो इसके लिए आप एक हिंट ले लीजिए। हिंट है यूज a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab विद x की पावर 4 एंड 1। ये हिंट है, बाकी आप इसको एक बार पॉज कीजिए वीडियो को और ट्राई कीजिए। शायद आप लोगों ने कर लिया ट्राई। अब मैं आ रहा हूं इस क्वेश्चन को तहस नहस करने, यानी कि सॉल्व करने आ रहा हूं इसको। तो चलिए आइए करते थे, ठीक। तो अब मैंने क्या बोला था, x की पावर 4 और 1 के साथ अपन को क्या करना है, a² प्लस b² यूज, ठीक है। तो अब x की पावर 4 क्या लिखा हुआ है, x² का स्क्वायर लिख सकता हूं उसे मैं, और 1 तो खुद ही का स्क्वायर होता है, यानी कि 1 को मैं लिख दूंगा 1 का स्क्वायर। तो अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए ये ऊपर लिखी हुई है जो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि माइनस का 2x² इंटू 1, है ना। तब ये हो गया अपना x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2x², सही है। तो अब देखना ये जो अपने पास पूरा टर्म लिखा हुआ है ना ये वाला, अब इसको मैं लेके आने वाला हूं नीचे, ये ले आया मैं नीचे इसे। अब अपन इसे लिखते हैं x की पावर 4 प्लस 1, इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूं, प्लस x² को मैं अलग लिख देता हूं अभी। और ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि अभी x की पावर 4 प्लस 1 मैंने निकाला है, ठीक है। तो x की पावर 4 प्लस 1 मैंने क्या निकाला है अभी, वो तो आपको दिख ही रहा होगा, ये दिख रहा होगा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2x²। तो इसे लिख दो x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2x² और ये रहा प्लस का x², ठीक है। तो माइनस का 2 प्लस 1 क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो ये क्या हो गया x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का x²। तो अभी देखना ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। पहला वाला क्या है x² प्लस 1 का स्क्वायर, और दूसरा वाला है माइनस का x²। तो a² माइनस b² बड़े आराम से लग रहा है यहाँ पे, और आंसर आ रहा है x² प्लस 1 प्लस x और x² प्लस 1 माइनस x। अब ये फैक्टराइज हो गया, इसके आगे ये फैक्टराइज नहीं होगा तो कोशिशें बेकार है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। क्योंकि अब आप सोचो
वन को ऐसे टुकड़ों में तोड़ो कि आंसर -1 आ जाए दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, और इसमें भी देखो कि सॉरी, इसमें -1 को ऐसे टुकड़ों में तोड़िए कि दोनों का मल्टीप्लाई करते हुए 1 आ जाए, और मैं भी कंफ्यूज हो गया यहाँ पर इस माइनस को यहाँ पर देख के। इसीलिए इक्वेशन को ऑर्डर में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पहले पावर 2 है, फिर पावर 1 होनी चाहिए, फिर पावर 0 होनी चाहिए इमीडिएटली। ठीक है, तो उसी तरह अब मैं उसी तरह से लिख देता हूँ जैसे लिखना चाहिए। तो इसे मेरे को लिखना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1। तो अब देखना ये कहना क्या चाह रहा है कि प्लस के 1 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़िए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ये तो असंभव सा टास्क लग रहा है। उसी तरह से -1 को भी ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना असंभव लग रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए। और एक्चुअल में ये असंभव है, क्योंकि असली दुनिया में तो ये नहीं हो सकता। हमें असली दुनिया से हटके बात करनी पड़ेगी, और असली दुनिया से हटके जो नंबर्स होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं, जिसके लिए एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है हमारे 11th स्टैंडर्ड और जेई के सिलेबस में भी। तो क्यों ना उसमें बात करें इसके बारे में, और अभी इसे स्किप करते हैं। हाँ, अब ये फैक्टराइज x प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1, मैं आपको इसकी हिंट दे देता हूं, बाकी सॉल्यूशन आप खुद करिएगा। इसकी हिंट है लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, बाकी अपन आ ही रहे हैं फिर इसको सॉल्व करने के लिए। शायद कर लिया होगा आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई। अब अपन इसके पर खच्चे उड़ाने आ ही रहे हैं, बस देखो जरा। अब रूट एक्स को अपन ने टी माना, तो इससे क्या पता चल गया, रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। अब रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स होगा, तो एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। तो अगर मैंने रूट एक्स को टी माना तो ऑटोमेटिकली एक्स अपना टी स्क्वायर में टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए। रूट एक्स सॉरी एक्स क्या था अपना, टी स्क्वायर, और फिर 2 रूट एक्स क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और प्लस का 1। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है ना। तो अब इसको फैक्टराइज करने के लिए साइड के दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, 1 इंटू 1 यानी कि 1। तो 2 को ऐसे टुकड़ों में तोड़िए कि प्रोडक्ट करने पे हमारा 1 आ जाए। तो ऐसे कैसे टुकड़ों में तोड़ सकता हूं 2 को मैं, पहला तो 1 दूसरा 1, 1 इंटू 1 करने पे भी 1 आ रहा है, और 1 प्लस 1 करने पे भी 2 आ रहा है। तो ये सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो अब आइए इसे तोड़ दिया अपन ने, तो अब लिखते हैं जरा, टी स्क्वायर प्लस का टी प्लस का टी प्लस का 1। अब देखना यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो जहां से कुछ कॉमन नहीं आता उसके आगे अपन 1 लिख देते अपने आप ही, सही बात है ना। तो पहले वाले में से तो मैंने टी कॉमन ले लिया, टी कॉमन आ गया, तो ये हो गया अपना टी प्लस 1। और उसके बाद यहां से कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 लिखा, और ब्रैकेट बंद करके वही नंबर लिख दिया जो यहां लिखा हुआ था। ठीक, अब उसके बाद मैं इन दोनों में से कॉमन लेने वाला हूं टी प्लस 1। दिख रहा है, टी प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया। तो अब देखना यहां से मेरा बचा टी और यहां से बच गया 1। तो अब ये लिखा है टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 1। अगर कोई नंबर 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा हो तो उसी नंबर को एक बार लिखकर उसके ऊपर 2 लिख देते हैं, यानी कि पावर में। ये बात तो पता ही होगी। तो ये हो गया हमारा टी प्लस 1 की पावर 2 या फिर टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये फैक्टराइज हो गया है, नहीं अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अपन को मिला था क्वेश्चन एक्स में और अपन ने इसे सॉल्व किया टी में। तो अब अपन ने जब रूट एक्स को टी से रिप्लेस किया तो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टी को रूट एक्स से रिप्लेस करे वापस। तो ये हो गया अपना रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एंड हाँ, ऊपर आपको एक चीज लिखी दिख रही होगी कि रूट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको लग रहा होगा ये तो बेकार की चीज है, इसका तो क्वेश्चन में कहीं यूज ही नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये चीज बेकार नहीं है, मतलब इस चीज का भी लॉजिक है, मतलब ये चीज अपने आप में ये एक लॉजिक बनाती है कि किसी भी नंबर को अगर आप स्क्वायर करिए या फिर किसी भी नंबर का आप रूट लेते हैं ना, तो नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स ना हमारी रियल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। सोचिए आपने 10th तक ऐसे कितने नंबर सुन लिए कि जिनका स्क्वायर रूट जो होता है वो नेगेटिव होता है।
आई थिंक आपने आज तक सुना ही नहीं होगा ऐसा कुछ, लेकिन आप 11th में जरूर सुनने वाले हैं। लेकिन वो दुनिया असली नहीं है, वो दुनिया एक अलग ही है, इमेजिनरी वर्ल्ड है वो। और ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड को पढ़ने के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ऐसे ही नंबर मिलेंगे सारे जिसके रूट में नेगेटिव होता है, या फिर उनमें कोई ना कोई नंबर ऐसा होता है जिसमें रूट के अंदर नेगेटिव साइन प्रेजेंट हो। लेकिन चलिए उसके बारे में तो अभी इतनी बातें काफी थी, अपन आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि अगर सब अभी कर लेंगे तो वहां क्या करेंगे। नेचर ऑफ रूट, यहाँ पर ना ये पीली लाइन इसीलिए खिंची हुई है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ना मैं रिकॉर्ड कर रहा था इसको, तो मैंने ना पढ़ा रहा था आप लोगों को नेचर ऑफ रूट, और यहीं पर अगर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की है, तो मेरी मेहनत बेकार हो गई। तो अच्छा हुआ मेरा वार्म अप हो गया और मैं एनर्जेटिक भी फील कर रहा हूँ, और मुझे पता है क्या बोलना है अभी। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है, लेकिन अपन अभी नेचर ऑफ रूट पे ही ध्यान देते हैं। तो इसमें लिखा है इफ वी स्प्लिट अ नंबर इनटू टू पार्ट्स, नंबर को दो टुकड़ों में तोड़ देते जैसे फैक्टराइजेशन में तोड़ा था, बस कुल यही कह रहा है ये। ठीक है, उसके बाद सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमाइज्ड देन बोथ पार्ट्स विल बी इक्वल। मतलब किसी नंबर को हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे और उनका प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम चाहिए, दो टुकड़ों में जो टूटे हैं ना उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए, तो जो दोनों टुकड़े होने चाहिए ना एक दूसरे के आधे होने चाहिए। अब एग्जाम्पल 10 को मैं दो टुकड़ों में तोड़ने वाला हूं और मुझे प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, 10 को मैं तोड़ने वाला हूं B1 B2 में। ठीक है, तो B1 इंटू B2 अपन को चाहिए मैक्सिमम, तो क्या होगा। अब ये जो कह रहा है इसके हिसाब से ये है कि ये ना कहते 10 को अगर मैं दो टुकड़ों में तोड़ लूं यानी कि 5 इंटू 5 में, तो 5 इंटू 5 है 25, तो 25 मैक्सिमम होगा 10 से टूटे हुए टुकड़ों को मल्टीप्लाई करने पर। अब आइए इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं अपन लोग, टेबल से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कहा गया इरेज ऑल, अब टेबल बनाई मैंने। अब ये टेबल जो है ना 10 के दो टुकड़ों की टेबल है, ये रहा 10। अब 10 के दो टुकड़े करूं मैं, पहले मैं स्टार्ट करता हूं 10 और 0 से। ठीक है, या हाँ चलो 10 और 0 थे, उसके बाद ये हो गया 9 और 1, फिर हो गया 8 और 2, फिर हो गया 7 और 3, फिर हो गया 6 और 4, उसके बाद हो गया 5 और 5, उसके बाद क्या हो गया अपना अपना हो गया 4 और 6, उसके बाद रिपीट करेंगे। यहाँ 6 4 था, यहाँ 4 6 था, तो चाहे 6 इंटू 4 लिख दो या 4 इंटू 6 लिख दो, चाहे 6 प्लस 4 लिख दो या फिर 4 प्लस 6 लिख दो, बात तो सेम ही होती ना। तो अब यहाँ से रिपीटेशन चालू हो गया तो नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो ऊपर आया ना वही नीचे आना चालू हो जाएगा, है ना। तो अब देखना जरा, 10 इंटू 0 करो तो ये 0 आ जाएगा, 9 इंटू 1 करो तो ये 9 आ जाएगा, 9 इंटू 2 करो सॉरी 8 इंटू 2 करो तो 16 आ जाएगा, और 7 इंटू 3 करो तो ये आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, और 6 इंटू 4 करो तो ये 24 आ जाएगा, और 5 इंटू 5 करने पे हमारा 25 आ रहा है, और 4 इंटू 6 करने पे भी हमारा 24 आ रहा है ना। आ गया होगा शायद, ये 29 ज्यादा लग रहा है, 24 कर देता हूं उसको मैं। ठीक, तो अब जरा देखना यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको, मुझे तो 25 दिख रहा है, दिख गया। अगर आप लोग बोलो कि इसके ऊपर भी चले जाते हैं तो इसके ऊपर जाने पर आएगा हमारा 11 इंटू -1 -11, तो अब नेगेटिव नंबर तो पॉजिटिव वालों से अपने आप ही छोटे हो जाएंगे, लेकिन इन सारी पॉजिटिव की भीड़ में मेरे को यहाँ पर प्रोडक्ट मैक्सिमम दिख रहा है जो कि 25 है ना। तो इससे ये चीज तो क्लियर हो जाती है इस एग्जाम्पल को देखकर कि अगर किसी नंबर को ऐसे तोड़ा जाए कि उनके जो प्रोडक्ट मतलब उनके जो दो टुकड़ों के प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो और टुकड़ों का सम जो है वो नंबर के बराबर ही रहे, तो उस नंबर को आधा करके दो बार मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आधा मतलब अपना काम हो गया। सही बात है क्या। तो अब इसने क्या बोला, ये चीज तो अपन को समझ में आ गई। तो अब इसने बोला है कि फॉर ax² प्लस bx प्लस c, ये तीन कंडीशन है।
अब ये आई कहां से, ये मैं आपको बता देता हूं। अगर हम लोगों ने बी को ऐसे टुकड़ों में तोड़ दिया, जैसे बी को हम लोगों ने B1 एंड B2 में तोड़ दिया, ठीक है, तो अब B1 और B2 का प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। B1 B2 मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब जब दोनों मैक्सिमम है तो हमारी जो B1 B2 है दोनों की वैल्यू क्या होगी, B/2 तो ये हो गया हमारा B/2 यानी कि हो गया B²/4। अब ये मैक्सिमम प्रोडक्ट है जो बी को हमारे मतलब जो हम बी को स्प्लिट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोगों को टुकड़े ऐसे करने हैं कि B1 इंटू B2 AC के बराबर हो जाए, सही है। लेकिन अगर जो B1 B2 का मैक्सिमम है यानी कि B²/2 सॉरी B/2 का होल स्क्वायर, B1 B2 मैक्सिमम यही है। अगर ये मैक्सिमम हमारा AC से छोटा हो गया, सॉरी अगर ये AC से बड़ा रहा, तो इसका मतलब ऐसा है कि B1 B2 के ऐसे टुकड़े अभी भी संभव है, B1 B2 के ऐसे टुकड़े अभी भी संभव है कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर AC आ जाए। जैसे कि मैं बोलूं कि मतलब 10 को ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करो कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए। अब आप लोगों ने देखा कि 5 इंटू 5 यानी कि 10 के आधे के 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो 5 इंटू 5 25 आ गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि 24 लाना पॉसिबल नहीं है। तो अब 24 हम कहां से लाएंगे, एक स्टेप नीचे चले जाओ, ये जो 5 है इसमें एक बढ़ा दो, इस वाले में एक कम कर दो, तो जरा देखना ये क्या हो जाएगा। 4 इंटू 6 24 आ गया, यही तो अपन को चाहिए था, है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर हमारा मतलब B/2 का स्क्वायर जो कि मैक्सिमम प्रोडक्ट है B को स्प्लिट करने के बाद, अगर वो हमारा AC से बड़ा हो गया तो इस केस में हमारे होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब ये रियल एंड डिस्टिंक्ट कैसे होंगे, ये बात को तो आप अभी याद कर लीजिए, ये बात अभी आप याद कर लीजिए कि रियल एंड डिस्टिंक्ट कैसे होंगे। अभी तो ये याद कीजिए कि AC का प्रोडक्ट जब B/2 से बड़ा हो, सॉरी B/2 से छोटा होगा, B/2 के स्क्वायर से आई मीन, जब AC का प्रोडक्ट आपका B/2 के स्क्वायर से छोटा होगा तो हमारे रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक। और ऐसा क्यों, क्योंकि जब B को हम लोगों ने दो टुकड़ों में तोड़ा B1 एंड B2, तो उसको प्रोडक्ट करने पे जो नंबर आएगा वो मैक्सिमम आएगा। अगर वो नंबर AC से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि अभी भी ऐसी संभावनाएं हैं कि B1 B2 के टुकड़े करने पर हम AC के आसपास या फिर AC के बराबर पहुंच जाए सही बात है। लेकिन अगर B/2 का स्क्वायर AC के बराबर हो गया, B/2 का स्क्वायर AC के बराबर हो गया, तो अब ये याद रखना कि हम लोगों ने B को हमें बराबर टुकड़ों में तोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से यहां पर क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स अगर बराबर टुकड़ों में तोड़ना पड़े तो रियल एंड इक्वल, लेकिन अगर अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना पड़े तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, और ऊपर वाले में हमको अलग अलग टुकड़ों में ही तोड़ना पड़ा। और ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जब बराबर टुकड़ों में तोड़ा तो ये जो प्रोडक्ट था ना AC से बड़ा निकल गया, तो इसीलिए हमें अलग अलग में ही तोड़ना पड़ेगा, बराबर में तो देख चुके थे ना अपन तोड़ के। तो इसीलिए ऊपर वाले में रियल एंड डिस्टिंक्ट, नीचे वाले में रियल एंड इक्वल। और तीसरा B/2 का होल स्क्वायर लेसर देन AC, यानी कि जो AC है हमारा A इंटू C वो हमेशा B/2 के स्क्वायर से बड़ा ही निकल गया। तो इसका मतलब क्या है, अब जब दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है, तो AC उससे बड़ा कैसे हो सकता है, ये तो कोई इमेजिनेशन से कम नहीं है। और इमेजिनेशन से कम नहीं है तो इसका मतलब हमारे रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। और इमेजिनरी होंगे तो इमेजिनरी के लिए हम लोगों ने अभी क्या बोला, ये इसकी चर्चा हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे, बस बात खत्म। अभी फिलहाल तो आप ये 3 कंडीशंस याद कर लीजिए। और मैं आपको 10th में आपने एक चीज पढ़ी होगी डिस्क्रिमिनेंट, जिससे आप नेचर ऑफ रूट्स बताते थे, मैं इसको डिस्क्रिमिनेंट से रिलेट करके दिखाता हूं, ठीक है।
कैसे? अब देखिए आप जरा, मैंने रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए क्या बोला था, b/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन ac, यानी कि जब इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना तो क्या आ जाएगा, b² / 4 इज ग्रेटर देन ac। जब 4 का मल्टीप्लाई वहां करूंगा और 4ac को मैं यहां ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, b² - का 4ac इज ग्रेटर देन 0। एक मिनट, आई एम सॉरी। हाँ, b² - का 4ac इज ग्रेटर देन 0। बोर्ड लैग हो गया क्या? ओहो, ये क्या हो रहा है? कैंसिल मत हो भाई मेरे, मुझे पढ़ाना है भाई। ओह, एकदम पार्ट 1 से चालू हुआ है। अभी अपन यहाँ थे ना। ये रहा। तो अब यहाँ पर b² - 4ac बना था अपना, तो ये क्या होना चाहिए अपना, हमेशा ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये इनइक्वालिटी अपन ने सॉल्व कर ली है। अरे हाँ, b² - 4ac क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन 0, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा अपन को, ठीक है। और ये जो b² - 4ac होता है वो क्या होता है, d होता है, d डिस्क्रिमिनेंट। तो उसी तरह से सिमिलरली अगर हम इस वाली इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा d = 0, यहाँ पर आ जाएगा d < 0, जो कंडीशन हमने 10th में बखूबी पढ़ी थी एकदम, है ना। और आपका फ्लो थोड़ा टूट गया था, मतलब बोर्ड लैग होने की वजह से, तो मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ कि ये जो हमारा ये वाली कंडीशन है, अगर हम लोगों ने ये तो देख लिया था सही कैसे है, ठीक। तो अब मैं यहाँ पर आया, अब हमें पता है b/2 का स्क्वायर ac से बड़ा है, तो अब मैंने दोनों तरफ इसको मतलब तो मैंने इसका स्क्वायर खोल दिया, तो ये हो गया b² / 4 ग्रेटर देन ac। और जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो b² - का 4ac इज ग्रेटर देन 0, और इसी चीज को हम बोलते हैं d। जो b² - 4ac है इसी को हम d बोलते हैं, और d का पूरा नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, और डिस्क्रिमिनेंट यानी कि भेदभाव करने वाला, सही बात है। तो डी हमारा भेदभाव करता है इक्वेशंस में कि रियल एंड इक्वल रूट्स है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, या इमेजिनरी रूट्स है ना। तो शायद ये चीज क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब अगला, डिटरमाइन वेदर द इक्वेशंस हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। ये बताना है, बड़े आराम से बता सकते हैं अब तो अपन ये, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा अभी, पहले b/2 का स्क्वायर निकालो, यानी कि 7/2 का स्क्वायर, ये क्या हो रहा है अपना यहाँ पर 49/4 हो रहा है ना। तो 49/4 यानी कि 12.25 समथिंग। अब अपन को निकालना है AC, AC यानी कि 16 × 1, ठीक है। तो AC क्या आ गया यहाँ पर 16 × 1 यानी कि 16। तो अब हमारा 16 क्या है, बड़ा है 12.25 से, यानी कि b/2 के स्क्वायर से बड़ा हो गया हमारा 16। तो यहाँ पर रूट्स क्या होंगे, यहाँ पर हमारे रूट्स होंगे इमेजिनरी। उसके अलावा अगर हम सिमिलरली इसकी बात करें तो यहां पर देखना क्या होगा, पहले b/2 का स्क्वायर यानी कि 5/2 का स्क्वायर, जो कि आता है हमारा कुछ 25/4 यानी कि अराउंड 6.25, मतलब अराउंड क्या एग्जैक्ट यही आता है। एंड उसके बाद अगर मैं AC की बात करूं तो AC आता है मेरा 4 × 1 यानी कि 4, इस इक्वेशन के लिए यहाँ पर A 4 है, C क्या है 1 है। उसके बाद अब मैंने क्या देखा, 6.25 मेरा किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है, यानी कि b/2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन AC। तो यानी कि इसके रूट्स क्या हो गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट।
अब ये दो तो अपन ने कर दिए, बाकी मैं चाहता हूं कि आगे के दो आप लोग करिए। हाँ, दो क्या, सॉरी, चार करिए आप लोग, ये लीजिए। फिर आपसे नहीं होते तो हम तो करवाएंगे ही, लेकिन कोशिश यही रखिए कि वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करें खुद से। चलिए ठीक है, हो गया होगा ट्राई अकॉर्डिंग टू मी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो पहला वाला करते हैं अपन फर्स्ट। ठीक है, तो पहले 6 का आधा बताइए 3, तो 3 का स्क्वायर बताइए 9 होता है। अरे 3 क्या, ये 8 ज्यादा लग रहा है ना। तो पहले तो इसको 3 बनाते हैं भाई, ये लो। हाँ, तो अब 6 का आधा क्या होता है 3, तो 3 का स्क्वायर बताइए 9 होता है। ठीक है, अब उसके बाद ए सी बताइए। ए सी इज इक्वल टू 8 × 1। सी हमारा 8 है और ये हमारा क्या है 1 है, तो ये हो गया 8। ठीक है, अब 9 इज ग्रेटर देन 8, तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक, और अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, जो कि यहां लिखा है मेरा, तो सेकंड, पहले हमें b/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, 5/2 को मैंने स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया 6.25। अभी पीछे ही तो निकाला था अपन ने, ये देखो, अभी दिखा देता हूं मैं। ये देखो, ये रहा ये रहा ये रहा, झूठ नहीं बोलता हूं मैं। तो 6.25 आ गया इसका स्क्वायर। अब इसमें अब ए सी और निकालना है, तो ए सी क्या हो गया अपना, ए सी इज इक्वल टू 4 × √2। ठीक है, अब ये हो गया 4 √2। कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है, तो अपन √2 की वैल्यू रख लेते हैं 1.414, तो ये हो गया 4 × 1.414। तो अब ये क्या होता है, अगर इस 14 को ना भी लिखूं ना मैं अगर, तो ये देखना क्या हो जाएगा। मैं 14 हटा रहा हूँ, 1.4 लिख लेते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन भी तो थोड़ा बहुत चलता है। अगर 1.4 ही माना ना मैंने, तो ये आ जाएगा मेरा अरे पेन का कलर बदल गया, तो ये मेरा आ जाएगा 5.6। 5.6 आ जाएगा। हाँ हाँ, ये मेरा 5.6 आ जाएगा अगर। तो 5.6 और 6.25 में से कौन बड़ा है, तो 6.25 इज ग्रेटर देन 5.6। तो इससे क्या पता चलता है, b/2 का स्क्वायर हमारा बड़ा है किससे, ac से बड़ा है। तो इसके रूट्स भी क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब उसी तरह से अब हम करने वाले थर्ड वाला ट्राई। थर्ड वाले को भी अपन ट्राई कर लेते बड़े आराम से। तो पहले तो क्या है, ये 3 है, b की वैल्यू 3 है, तो पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया अपना कुछ 9/4, जो कि होता है हमारा 2.25 अप्रोक्स में। सॉरी, अप्रोक्स में क्या, एकदम एग्जैक्टली 2.25 के इक्वल होता है। ठीक, और अगर मैं यहाँ पर AC की वैल्यू निकालू, तो AC क्या हो जाएगा 7 × -12, तो हो गया -84। ठीक है, अब -84 और 2.25 में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली ये माइनस वाला नंबर है, ये तो छोटा है, 2.25 हमारा बड़ा है। तो 2.25 इज ग्रेटर देन -84। तो यानी कि इसके रूट्स भी क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और चौथे में b क्या है, 1 है, तो पहले b/2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, जो कि होता है हमारा 1/4। और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.25 के इक्वल। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से तो b/2 का स्क्वायर आ गया। अब अपन AC निकाल लेते हैं। ठीक है, अब AC बराबर 1 × 1, 1 यहां से और 1 यहां से, तो 1 × 1 यानी कि 1। अब 0.25 और 1 में से कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, तो 1 ग्रेटर देन 0.25, यानी कि b/2 का होल स्क्वायर इज लेसर देन AC। तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे इमेजिनरी। इमेजिनरी, शायद ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, शायद कंसेप्ट चेंज होने वाला है अब, लेकिन अगर वही रहा तो देख लेते हैं। ये ये नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए और बहुत ही शानदार है। ठीक है,
अब सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो अब ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है जनरल फॉर्म वाला, a0 a1 a2 a3, ऐसे a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना अगर, तो एक बात याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इज डिफाइंड एज, अब सारे कोफिशिएंट का सम करना है, मतलब a0 को अलग उठा लो, a1 को अलग उठा लो, a2 को अलग उठा लो, a3 को अलग उठा लो, मतलब उसके बगल में क्या x है, x वगैरह भाड़ में गया है ना, सब भूल जाओ, सारे x वगैरह को भूल जाओ। तो हमारे पास क्या आ गया, a0 a1 a2 a3 an तक, ठीक आ गया ना। तो अब जरा देखिएगा ये कब आएगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो x की पावर 1 क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1 1 हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू 1 2 रख दूं, सॉरी 1 रख दूं मैं यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब भी 1 हो जाएगा, और उसी तरह से 1 की पावर n भी हमारा 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना हो तो x की वैल्यू 1 रख दो पूरे सिस्टम में और काम हो गया तुम्हारा। तो यानी कि अगर हमें सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना होता है ना, तो f1 निकालना होता है कुल मिलाकर। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर समझ में ना आई हो तो मैंने आपको समझाया था अभी कि जो चीज समझ में ना आए तो उसको याद कर लीजिए, ताकि अगर आपको उससे लिंक्ड होता हुआ कोई कंसेप्ट मिले तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये होता कैसे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये है अपना अगला क्वेश्चन, 2x माइनस 1 की पावर 6 कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो हमको a0 प्लस a1 प्लस a2 एंड सो ऑन a6 तक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे अपन, अपन को पता है 2x माइनस 1 की पावर 6 इज इक्वल टू a0 a1 x a2 x स्क्वायर a6 x की पावर 6 ऐसा कुछ होता है। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 डाल दूं अगर, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 की पावर 6, यानी कि a0 प्लस का a1 प्लस का a2 एंड सो ऑन a6 तक आ जाएगा ये। तो अब देखना जरा ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 6, ये पूरा हो जाएगा 1 की पावर 6, यानी इज इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 कहां तक a6 तक, ये पूरा 1 की पावर 6 हो गया। तो a0 प्लस a1 प्लस a2 कहां तक a6 तक, क्या आ गया हमारा 1 आ गया, 1 की पावर 6 तो 1 ही होता है ना, सिंपल सी बात है। बड़ा आसान कंसेप्ट और बड़ा आसान सवाल है, क्यों सही बात कह रहा हूं ना मैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, यहां पर थोड़ा ट्विस्ट है कहानी में, क्योंकि बात पहले जैसी नहीं रही। आप देखिएगा यहां पर लिखा है a0 a1 a2 a7, एक तो यहां पर अल्टरनेटिंगली प्लस माइनस साइन बदल रहे हैं, और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि यहाँ पर x तो है ही और y भी है। तो अब देखना यहाँ पर कंसेप्ट क्या लगेगा, अगर मैं x को भी 1 रख दूं और y को भी 1 रख दूं तो बड़े आराम से काम हो जाएगा। जब x y 1 हो जाएंगे, जब x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 रखूंगा ना, तो अब देखना यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मेरा, ये ऐसा हो जाएगा a0 माइनस का a1 प्लस का a2 माइनस का a3 कहां तक माइनस का a7 तक हो जाएगा क्या। तो ये लो, पहला तो आप निकाल लो, वीडियो को पॉज करके निकालो। आपने निकाल लिया होगा, मैं तो सोच रहा हूं तो मैं आ रहा हूं, मैं आ गया। तो अब यहां देखना 3 इंटू 1 माइनस 1 की पावर 7, यही तो करना है यहाँ पे, ये पूरा इसी के बराबर तो होगा क्योंकि x और y को 1 डालना था। तब ये हो गया हमारा 3 माइनस 1 की पावर 7 यानी कि 2 की पावर 7, शायद कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। एंड उसके बाद हम ये देखने वाले हैं, अब यहाँ पर एक भयंकर चीज होने वाली है, अब देखना है, शायद आपको समझ ना आए तो इसीलिए जरा ध्यान से देखना। अब मेरे को a0 के बाद a1 माइनस का दे रखा है, अब इसको प्लस का बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, x की वैल्यू अगर माइनस की डाल दूं तो यहाँ पर x की पावर e1 है, कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि e1 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस का ही हो जाएगा वो, अगर माइनस वाले की पावर इवन भी रही ना तो प्लस का हो जाएगा। लेकिन अब y की पावर क्या है ऑड, अगर मैं y की पावर सॉरी y की जगह -1 डाल दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y की जगह -1 डाल दूंगा तो ये आगे हो जाएगा प्लस का।
और अब उसके बगल में है वाई स्क्वायर। तो अब आप मेरे से पूछोगे कि अगर यहाँ पर प्लस का हो गया तो यहाँ पर क्या माइनस का हो जाएगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस का ही आ जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो अब ये तो देखिए हो गया है। तो पहला वाला पार्ट क्या हो गया था अपना? डन हो गया था। अरे डन हो गया था। अब अपन को दूसरा निकालना है। तो दूसरा निकालने के लिए जैसा मैंने बोला कि x इज इक्वल टू वाई, सॉरी x इज इक्वल टू 1 डाल दीजिए पहले तो। हाँ, तो पहले तो अपन क्या डालेंगे? x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1, दूसरा पार्ट सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं और y की वैल्यू -1 डाल दूं तो जरा देखिएगा क्या होगा। ऐसा हो जाएगा मेरा 3 इंटू 1 माइनस ऑफ -1 की पावर 7 इज इक्वल टू a0 इंटू 1 की पावर 7 माइनस का a1 इंटू 1 की पावर 6 -1 प्लस का a2 इंटू 1 की पावर 5 -1 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, माइनस का a7 1 की पावर 0 -1 की पावर 7 तक। शायद आ गया होगा समझ में। अब देखना जरा, ये बहुत आराम से खुल जाएगा। ये हो गया अपना a0, फिर ये माइनस और माइनस प्लस का हो गया क्योंकि यहाँ पर कुछ पावर ही नहीं है, मतलब कुछ पावर नहीं है तो मतलब 1 पावर है यहाँ पे, सीधी बात ये है। और अगर माइनस के ऊपर और पावर रहे तो वो माइनस ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो होगा आपका a0 प्लस का a1। अब यहाँ पर माइनस के ऊपर इवन पावर है तो ये तो प्लस का ही आएगा बार, तो ये आ गया a2। उसी तरह से अब यहाँ पर माइनस के ऊपर और पावर है तो ये a7 क्या आएगा? तो ये -1 की पावर 7 क्या आएगा? माइनस का 1। और यहाँ पर a7 के आगे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये आखिरी में भी आएगा प्लस का a7। ठीक है, तो यहाँ पर देखना सॉल्व करने पे क्या हो गया, 3 + 1 की पावर 7 यानी कि ये हो गया अपना 4 की पावर 7। तो ये जो पूरा है ना सॉल्व करने पे, ये दूसरा वाला ये आ गया 4 की पावर 7। पहला वाला आया था 2 की पावर 7। अरे 27 ज्यादा लग रहा है ये, है ना? तो इसे मिटा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो पहला वाला क्या आया अपने पास? 2 की पावर 7। और नीचे वाला क्या आया अपने पास? 4 की पावर 7। थोड़ा मजेदार था लेकिन आसान भी था उतना ही जितना मजेदार था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे मजेदार क्वेश्चन तो और मिलते रहेंगे। इसने बोला इन द प्रॉब्लम बिफोर सॉल्व फॉर द फॉलोइंग। पहला है a0 a2 a4 a6, इन चारों का सम। दूसरा है a1 a3 a5 a7, इन चारों का सम। अब बोलोगे यार ये क्या है, यहाँ तो ना मतलब वो दिख रहा है ना, मतलब यहाँ तो ना कोई ऑर्डर दिख रहा है ना कुछ, मतलब कुछ भी उठाकर पूछ दिया, अब ये कैसे आएगा? मेरे पे भरोसा करो तब आएगा। और अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है। अपन ने दो रिजल्ट निकाले थे वहां से। पहला था a0 माइनस का a1 प्लस का a2 कहां तक? माइनस का a7 तक। और दूसरा निकाला था a0 प्लस का a1 प्लस का a2 कहां तक? प्लस का a7 तक। तो अभी दो रिजल्ट देखना। पहला वाला आया था 2 की पावर 7, दूसरा आया था 4 की पावर 7। कुछ लोगों को तो याद भी होगा लेकिन कुछ लोग भूल गए होंगे तो दिखा दिया मैंने। तो ये हो गया 2 की पावर 7 और ये हो गया 4 की पावर 7। ठीक है, अब जरा देखना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो प्लस का a1 माइनस का a1 कट गया, प्लस का a7 माइनस का a7 ये भी कट गया। जैसे 1 कटा उसी तरह से 3 और 5 भी कट जाएंगे और 7 तो कट ही गया, है ना? और यहाँ पर a0 दोनों प्लस के तो ये क्या हो गया 2a0। उसी तरह से ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2a2 और उसी के आगे ऐसे ही आएगा 2a4, उसी के आगे ऐसे ही 2a6 आने वाला है। सही बात है। और इन दोनों को जोड़ के देखो ये क्या हो गया 2 की पावर 7 प्लस 4 की पावर 7। सही है। उसके बाद अब यहां से 2 कॉमन चढ़ा लो मैंने निकाल लिया 2 कॉमन। अभी आ गया a0 प्लस का a2 प्लस का a4 प्लस का a6 इज इक्वल टू 2 की पावर 7 प्लस 4 की पावर 7। या फिर ऐसा कर लो, इसको ऐसे लिख लो
2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 14। 4 की पावर 7 को तो 2 की पावर 14 लिख सकता हूं ना। अब ये 2 वहां पर भेज दो, 2 वहां पर भेजा तो क्या आ गया, A0 प्लस का A2 प्लस का A4 प्लस का A6 बराबर कितना, 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 14 अपॉन 2, यानी कि ये हो गया 2 की पावर 6 प्लस का 2 की पावर 13, यानी कि यहां से 2 की पावर 6 कॉमन ले लू तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 7। बड़ा आसान था ना। अब उसी तरह से अपन को ये वाला रिजल्ट तो पता ही है, क्या नाम है इसका, ठीक। तो अब इसमें प्लस वाले अलग और माइनस वाले अलग लिख लूं तो देखना क्या चमत्कार हो जाएगा अभी। अब इसमें ऐसे लिखूंगा, A0 A2 A4 A6, ये प्लस वाले अलग अलग लिख लिए पहले वाले में, और माइनस वाले भी अलग अलग लिख लेता हूं। माइनस का A1 माइनस का A3 माइनस का A5 माइनस का A7, और ये वाला रिजल्ट अपन को पता था क्या था, 2 की पावर 7 के बराबर था। सही बात है क्या। अब मैं अगर ये माइनस वालों को वहां ले जाऊं तो प्लस के हो जाएंगे, और ये 2 की पावर 7 को यहां ले आऊं तो 2 की पावर 7 हो जाएगा माइनस का, है ना। और हमारे पास क्या बच जाएगा, देखना जरा, हमारे पास अब बनने वाला है, जब मैं इसे वहां ले गया और इसे यहां ले आया तो ये इसका रिजल्ट तो अपन ने ये निकाल लिया। क्या निकाला अपन ने, 2 की पावर 6 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 7, और ये हो गया माइनस का क्या आएगा यहाँ पे, एक मिनट, और यहां पर माइनस का 2 की पावर 7 आ जाएगा, क्योंकि ये वहां से आया है ऐसे और ये वहां गया है कुछ इस तरह से। तो अब ये हो गया अपना A1 A3 A5 और A7 का सम। सही बात है क्या। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन का, A1 A3 A5 A7 भी आ जाएगा। तो अपन का आ जाएगा अगले स्टेप में A1 A3 A5 A7 इज इक्वल टू, यहां से मैंने 2 की पावर 6 कॉमन ले लिया इसमें से भी, तो ये हो गया 2 की पावर 6 कॉमन, ये आ गया 1 प्लस 2 की पावर 7 माइनस का 2, यानी कि ये हो गया 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 7 माइनस का 1 ब्रैकेट बंद। अरे ब्रैकेट कहाँ गायब हो गया, लो बंद कर देते हैं अभी, ये लो कर दिया। आ गया होगा समझ में। तो इस क्वेश्चन को एक और बार आप लोग ट्राई करना जरूर से, ठीक है। और अपन यहां पर रिजल्ट लिख देते हैं, आंसर पहले वाले से आंसर जो आया था वो रहा ये 2 की पावर 6 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 7, और दूसरे वाले का आंसर आया था 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 7 माइनस का 1। बहुत बढ़िया सवाल था ये, प्लीज एक और बार करिएगा इसको, मजा आ जाएगा आपको ये करने में। ये और ये दोनों प्रॉब्लम्स को मिलाकर करिएगा। और अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, ये लीजिए आगे आ गए अपन। अब इसमें लिखा है, इफ द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स वाई इज एक्सप्रेस्ड एज, किसी का फैक्टराइज फॉर्म ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन। ठीक है, सारे कोफिशिएंट्स का सम निकालना है एक्सपेंशन के बाद। अब एक्सपेंशन के बाद मतलब देखना कैसे कैसे टर्म्स आएंगे। एक्सपेंशन के बाद आएगा पहले 16x स्क्वायर माइनस का 12xy प्लस का 9y स्क्वायर, यहां तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है 4x प्लस का 3y। अब देखना जरा, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया अपना a1x का क्यूब, फिर आएगा अपना a2x स्क्वायर y, ऐसे करते करते आखिरी में अपना आएगा a3y का क्यूब। ठीक है, मतलब पहले एक्स स्क्वायर इंटू ये किया x तो एक्स क्यूब बन गया, फिर एक्स स्क्वायर इंटू वाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई बन गया। ऐसे करते करते आखिरी वाला टर्म जो होगा ए क्यूब वाई पे खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे तो ये सब आएगा। ठीक है, मतलब ए क्यूब सॉरी ए क्यूब वाई क्यों, ए एन वाई क्यूब, ए एन वाई क्यूब मान लो। ठीक है, मान लेते एन टर्म्स आएंगे, अपन को पता ही नहीं कितने आएंगे, लेकिन आखिरी टर्म वाई क्यूब आएगा, ये अपन को पता है ना। तो अब सम ऑफ कोफिशिएंट, वैसे तो इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा है ना, तो सीधे पटको x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, ये दिमाग ही मत लगाओ पहली बात तो। लेकिन वो तो मैंने आपको बता दिया फॉर रेफरेंस की खुलेगा तो कैसे खुलेगा। वैसे खोलना तो आपको आता ही होना है ब्रैकेट,
इतना समझदार तो शायद आप लोग हो ही। अब चलो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 पटको और आंसर बताओ फटाफट। शायद बता दिया होगा आप लोगों ने अपनी साइड से, अब मैं बताता हूँ। ये हो गया 16 माइनस का 12 प्लस का 9, मतलब हर जगह 1 पटका तो ये बन गया। उसके बाद यहाँ पर बन गया 4 प्लस का 3। अब ये देखना यहाँ 7 बन गया, यहाँ पर बन गया 4 प्लस का 9 इंटू 7, यानी कि 13 इंटू 7 इज इक्वल टू 91। 91 ही आया होगा आप लोगों का शायद, और नहीं आया हो तो एक बार चेक कर लीजिए। 91 आना चाहिए, 91 नहीं आया तो सही आंसर नहीं है, लेकिन शायद आ ही गया होगा ज्यादातर लोगों का। नहीं आया हो तो एक बार रिवाइंड करके ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके आराम से। अगला है लॉन्ग पॉलिनोमियल डिवीजन। ये तो अपन लोगों ने 9th में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर अब कुछ कंसेप्ट है। एनसीईआरटी अगर आपने 9th में रीड करी होगी तो आपको ये याद होंगे, लेकिन अगर नहीं करी होगी तो नहीं याद होंगे। अब देखना इसमें क्या लिखा है, व्हेन अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय another पॉलिनोमियल gx। ठीक है, जब हमारा पॉलिनोमियल px किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, then it will only be possible when डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। अब इस बात को अपन समझते हैं, जो हमारा रियल नंबर वाला काम होता है, रियल नंबर वाला यानी कि 1 2 3 4 वाला, तो उसमें क्या होता है अपना। अब मैं अगर डिवाइड करने जा रहा हूं ऐसे वाले फॉर्मेट में, तो अगर मैंने जैसे मान लो यहां पर लिख दिया 13, यहां पर लिख दिया मैंने 20, और अभी आप 5th क्लास में हो, सपोज 5वीं में हो, तो आप बोलोगे अरे ये डिवाइड कैसे होगा, हम लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं है, मतलब ये अंदर वाला छोटा है बाहर वाला बड़ा है, डिवाइड होगा ही नहीं। तो आपके हिसाब से वो बात सही है एकदम। वैसे ही पॉलिनोमियल भी बच्चों का गेम है, तो बच्चों के गेम में अगर ऐसे x की पावर 5 बाहर अंदर लिखाओ और x की पावर 10 बाहर लिखाओ, तो बच्चों के गेम में भी वो डिवाइड नहीं होगा। और अगर डिवाइड हो ही रहा होता तो अपन x की पावर 5 अपॉन x की पावर 10 यानी कि 1 अपॉन x की पावर 5, ऐसा टर्म अगर किसी एलजेब्रा में आता तो उसको भी हम पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं कर लेते। लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है हमारी कि ऐसे टर्म्स आने ही नहीं चाहिए। अगर ऐसे टर्म्स आ ही नहीं रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल होगा, सॉरी, अगर ऐसे टर्म्स आ रहे हैं तो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। तो इसीलिए बात क्लियर है। अभी हम ना कहते 5th तक के डिवीजन वाला गेम खेल रहे हैं कि अगर ऐसे कोई टर्म्स है तो डिवाइड नहीं होंगे, ठीक। और एक तो मतलब ये चीज देख के भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि जो आपकी डिविडेंड की डिग्री है, डिविडेंड क्या हमारा, ये जो अंदर वाला है डिविडेंड की डिग्री, डिविडेंड, और ये बाहर वाला क्या होता है, डिवाइजर। तो अब इसने क्या बोला कि जब px अपॉन gx करते हैं, जब px अपॉन gx करते हैं तो px की डिग्री gx की डिग्री से बड़ी होनी चाहिए, सॉरी, डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx। हमारी px की डिग्री gx की डिग्री से बड़ी होनी चाहिए, और अगर नहीं होती तो ऐसा कुछ आ जाएगा 1 अपॉन x की पावर 5। और ये हमारे पॉलिनोमियल के वर्ल्ड में तो होता नहीं है, जैसे हमारे 1st to 5th तक की दुनिया में ये नहीं होता था ऐसा वाला डिवाइड, है ना। तो ये बात याद रख लेना। और उसके बाद इसने बोला है, सॉरी यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, क्योंकि जैसे अगर अंदर 20, सॉरी बाहर 20 हो और अंदर भी 20 हो तो डिवाइड तो हो ही जाएगा ना, उसमें कोई शक है नहीं। और अब अगला, एंड सपोज दैट इट इज लीविंग द क्वेश्चन qx एंड द रिमाइंडर rx। तो इसने बोला है कि अगर क्वेश्चन अपना qx आ रहा है और रिमाइंडर rx आ रहा है, तो फिर डिग्री ऑफ qx, इसके लिए कंडीशन लिख ले, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ px माइनस डिग्री ऑफ gx। जैसे कि अब यहां पर लिखा था x की पावर 10 अपॉन x की पावर 5, तो अब ये क्या आया, x की पावर 5 आ गया। और x की पावर 5 कैसे आया, 10 माइनस 5 करके, है ना। तो 10 क्या है, डिग्री ऑफ डिविडेंड, और 5 क्या है, डिग्री ऑफ डिवाइजर।
जो कि यहां पर एज इट इज लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेसर देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। ठीक, जैसे कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर बच्चों वाली जब लैंग्वेज में अपन डिवाइड करते थे ना, मतलब बच्चों वाली दुनिया में, तो यहाँ 10 लिखते थे, यहाँ पर जैसे मैंने 2 लिखा था। ठीक, 2 नहीं, चलो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। ठीक, अब मैंने यहाँ पर जैसे 3 लिखा था, यहाँ 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर अपना रिमाइंडर बचता है 1, तो अब 3 बड़ा निकल गया हमारा 1 से, तो और डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसे अपन यही छोड़ देते थे। तो ये रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पर जो हमारी रिमाइंडर की डिग्री है वो हमारी कोशेंट सॉरी डिवाइजर की डिग्री से छोटी होनी चाहिए। तो अपन आगे चलते हैं। अब अपन को क्या करना है, यूजिंग लॉन्ग पॉलिनोमियल डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो हमें इसमें लॉन्ग पॉलिनोमियल डिवीजन लगाना है। तो अपन पहले तो ऐसे टेबल बनाते हैं एक, मतलब वही है छोटी क्लासेस में जो करा करते थे, अभी तो वही कर रहे हैं, बस कंसेप्ट अलग हो गए थोड़े से। तो जिसको डिवाइड करना है उसको यहां लिख देते अंदर, और जिससे डिवाइड करना है उससे बाहर लिख दो। अब उसके बाद देखना, पहले अपन क्या करेंगे, यहां पर जो सबसे आगे वाला टर्म है लीडिंग टर्म 3x है, यहां पर 27x³ है, तो पहला स्टेप अपन करेंगे 27x³ अपॉन 3x, तो ये हो जाएगा हमारा 9x²। तो यहां पर अपन लिखेंगे 9x²। फिर ये 9x² है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 27x³, और ये हो जाएगा माइनस का 18x²। अब यहां पर साइन चेंज कर देंगे अपन लोग। साइन चेंज करने के बाद एडिशन कर देंगे, तो एडिशन करते टाइम ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 9 + 18 हो जाएगा अपना 27, तो ये हो जाएगा 27x²। और फिर ये 3x को भी नीचे उतार लो। अब यहाँ 2 टर्म है, तो अपन लोगों को यहाँ पर भी 2 टर्म बनाने हैं, तो अपन लोगों ने एक टर्म नीचे उतार लिया। अगर यहाँ 3 होते तो अपन आगे के 2 टर्म नीचे उतार लेते। ठीक है, तो अब देखना जरा, अब अगला यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, लीडिंग टर्म क्या है यहाँ पर 27x², और यहाँ पर लीडिंग टर्म क्या है 3x है। तो अपन अगला स्टेप क्या करने वाले हैं, 27x² बाई 3x, तो अब ये क्या बन गया अपना 9x बन गया। देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां पर लिखेंगे अपन प्लस का 9x, तो 9 इंटू 3 करेंगे पहले, तो 9x इंटू 3x यानी कि 27x² हो गया ये। फिर 9x इंटू 2 यानी कि माइनस का 18x। ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के बाद क्या करेंगे एडिशन, तो अब यहां पर बच गया 15x, यहां पर 9 उतार लू माइनस का 9। अब यहां पर लीडिंग टर्म क्या है 15x है, और यहां लीडिंग टर्म क्या है 3x है। अगला स्टेप अपन करेंगे 15x अपॉन 3x, यानी कि ये बच गया अपन के पास 5। तो अब ये हो गया अपना 15x मल्टीप्लाई करने पे, और यहां पर पहले तो 5 लिखेंगे, सॉरी ये आगे का स्टेप है, मैंने गलती से पहले लिख दिया। यहां पर प्लस में 5 लिखेंगे, अब 5 इंटू 3x यानी कि 15x, अब 5 इंटू माइनस का 2 यानी कि माइनस का 10, ऐसे लिखेंगे। साइन चेंज करके एडिशन कर देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जगह नहीं है तो यहां लिख दिया। तो अब 1 के आगे डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि यहां पर जो लीडिंग टर्म है वो 3x है, यहां पर लीडिंग टर्म 1 है। अब यहाँ की लीडिंग टर्म की डिग्री बड़ी है, तो अब डिवाइड नहीं हो पाएगा आगे। तो अपन लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना। तो देखना, अब 1 से आगे डिवाइड होगा नहीं, तो इसीलिए 1 क्या हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, और ये जो ऊपर का जितना भी लिखा हुआ है उसे बोलेंगे कोशेंट। ठीक, और यहां पर साइड में आंसर लिख लेते हैं। कोशेंट अपन को क्या मिला, कोशेंट मिला अपन को 9x² प्लस का 9x प्लस का 5, और रिमाइंडर अपन को मिला 1। ये आ गया होगा समझ में। अब आप लोग कह रहे होगे इसमें क्या है, ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला आप लोगों के लिए ही है।
वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, फिर मैं तो हूं ही बताने के लिए। माइट भी आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए यार, बहुत टाइम हो गया है, अपन करते हैं अब इसने क्या बोला है, डिवाइड 2x³ माइनस का 5x² प्लस 3x+7 बाई x-2। तो जिसको डिवाइड करना है उसको तो क्या लिखते हैं, अंदर लिखते हैं 2x³ माइनस का 5x² प्लस का 3x+7, ये लिख दिया मैंने अंदर। और जिसका डिवाइड होने वाला है, सॉरी जिससे डिवाइड होने वाला है उसे बाहर लिखते हैं। ठीक, अब ऊपर मेरे को जगह कुछ खास दिख नहीं रही है, तो मैं ना कहते हैं जो क्वोशिएंट है ना वो यहाँ लिख दूंगा अब। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लीडिंग टर्म क्या है 2x³ और वहां लीडिंग टर्म क्या है x है, तो 2x³ बाई x यानी कि 2x² हो गया। तो 2x² पहले यहाँ लिखेंगे। अब ये 2x² का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया 2x³ फिर माइनस का 4x²। अब इसको माइनस, सॉरी इसको साइन चेंज करूंगा। अब देखना ये तो कैंसिल हो गया एडिशन होने पे, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस का x²। अब इसको नीचे उतारूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3x। अब ये क्या है, लीडिंग टर्म इसका, और इसका लीडिंग टर्म तो x ही रहेगा। तो अब यहाँ पर देखना मैं करूंगा माइनस का x² बाई x यानी कि माइनस का x, और जो मेरा माइनस का x आया ना उसे यहाँ लिख दूंगा 2x² के बगल में। अब माइनस का x इंटू एक्स करूंगा तो माइनस का x² आ गया, और माइनस का x इंटू माइनस का 2 करूंगा तो प्लस का 2x आ गया। अब दोनों के पहले साइन चेंज होंगे, फिर दोनों का एडिशन होगा, तो ये क्या आ गया 3x माइनस का 2x यानी कि x। अब x के साथ में 7 भी उतारने वाला हूं। यहां पर लीडिंग टर्म क्या है x है, यहां पर भी लीडिंग टर्म x है, तो यहां लिखूंगा मैं x अपॉन x यानी कि ये आ गया 1। ठीक है, तो यहां पर मैं प्लस में क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा। तो अब फिर 1 इंटू एक्स करेंगे तो यहां पर आ गया x, फिर 1 इंटू -2 करेंगे तो यहां आ गया माइनस का 2। अब मैं दोनों के करूंगा साइन चेंज, फिर दोनों को करूंगा ऐड, तो 7 + 2 क्या हो जाएगा 9, और ये 9 क्या हो जाएगा अपना रिमाइंडर हो जाएगा। और ये जो लिखा है ये लिखा है क्वोशिएंट। देख लीजिए आप लोगों का सही आया है क्या, अगर सही आया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सीख गए हैं। नहीं सही आया है तो और प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल सीख जाएंगे। तो इसका क्वोशिएंट क्या आया 2x² माइनस का x प्लस का 1, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया है 9। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये वाला मेथड बड़ा जबरदस्त है, और सबसे बड़ी बात इसकी कि इसमें कैलकुलेशन की गलती होने का तो कोई सवाल ही नहीं है अगर आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन आता है तो। और सबसे बढ़िया बात, इससे आप क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते हो, बाई क्वाड्रेटिक बाई लीनियर भी सॉल्व कर सकते हो, बाई क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक भी कर सकते हो चाहो तो। बहुत बढ़िया मेथड है ये। और बाई क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक इससे ज्यादा तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा चाहो ना तो वो भी हो सकता है इस मेथड से, और बहुत ही सिंपल है ये। तो पहले तो अपन को क्या करना होता है कि इस तरह की कुछ टेबल बनानी होती है। ठीक है, और यहां पर एक सेगमेंट खींचा हुआ है मैंने। सेगमेंट का यूज अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब आप प्रॉब्लम देखेंगे ना तब आप सेगमेंट का यूज और बेटर समझ जाएंगे। तो चलिए पहले तो अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है अंडरस्टैंडिंग द मेथड विद वन एग्जांपल, तो कर ही क्या सकते हैं। आइए, तो पहले तो इसमें लिखा हुआ है डिवाइड 6x प्लस का 12x³ माइनस का 26x² प्लस का 10 फ्रॉम gx इज इक्वल टू 3x माइनस का 2। तो पहले तो क्या करना है, अरेंज डिविडेंड इन डिसेंडिंग इंडेक्स, मतलब जिसकी डिग्री ज्यादा हो उसको पहले, और जिसकी डिग्री कम उसको सबसे बाद में। तो यहां पर सबसे बड़ी डिग्री किसकी लग रही है, इसकी लग रही है मेरे को तो x³ की, तो यहां लिखूंगा मैं 12x³। फिर उसके बाद x² की लग रही है माइनस का 26x², उसके बाद फिर x की प्लस का 6x, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म, ऑब्वियस है। अब उसके बाद इनको टेबल में अरेंज करना है ऑर्डर बाय ऑर्डर। ठीक है, जैसे 12x³ जो है ये x³ का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो अब देखिएगा
पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहां पर 12, इस साइड सबसे बड़े वाले नंबर का कोफिशिएंट, सॉरी सबसे बड़ा वाला कोफिशिएंट के, सॉरी सबसे बड़े डिग्री का वाले का कोफिशिएंट यहां पर लिखना है इस साइड, ठीक है, बाकी उस तरफ, और वो भी एकदम ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद फिर क्या आएगा, माइनस का 26, तो माइनस 26 यहां पर आएगा, फिर प्लस का 6 आएगा, उसके बाद फिर प्लस का 10 आएगा। और एक बात और, जो सबसे छोटा नंबर है ना, सबसे छोटे वाले का जो आप, सॉरी जो सबसे छोटा वाला है या कांस्टेंट टर्म है, उसको आपको इस वाले सेगमेंट के इस तरफ लिखना है, ये बात भी याद रखिएगा। पहला स्टेप क्या कहता है कि 3x माइनस 2 है ना, तो इसको 0 मान लो, 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2/3, सॉल्व करने पे पूरा, तो यहां पर लिखो 2/3 इधर पे। पहले तो ये जो 12 लिखा है ना, 12 को नीचे गिरा दो और ऐसी 12 लिख दो। अब ये कह रहा है 12 इंटू 2/3 करो, ठीक, तो 12 इंटू 2/3 ये कितना हो गया, 8 हो गया आपका। तो अब 8 आप यहां पर लिख दीजिए। अब माइनस का 26 प्लस का 8 कितना हो गया, माइनस का 18, शायद कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद अब अगला स्टेप, माइनस का 18 इंटू 2/3 कितना हो गया, माइनस का 12 हो गया, तो माइनस का 12 आप यहां लिखिए। अब 6 माइनस 12 यानी कि माइनस का 6, ठीक। अब उसके बाद माइनस का 6 इंटू 2/3 कितना हो गया, ये माइनस का 4 हो गया। माइनस का 4 हो गया, लिख दिया। उसके बाद यहां लिखना माइनस का 4। 10 माइनस का 4 क्या होता है, 6 होता है, और ये 6 आपको लिखना है सेगमेंट के तरफ, क्योंकि सब कुछ सेगमेंट के यहां लिखा है, ठीक है। और जो सेगमेंट के तरफ वाला होता है ना, ये होता है रिमाइंडर, और ये होता है कोशेंट, ठीक है। लेकिन अब इस कोशेंट में एक दिक्कत है, पता है क्या, ये अपन ने 3x माइनस 2 से डिवाइड नहीं किया है, ये अपन ने डिवाइड किया है x माइनस का 2/3 से। और जब अपन इसको यहां लिखेंगे ना ऐसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाले फॉर्म में, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का 2/3 इंटू 12x²। मतलब देखना ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट था, तो अब मैंने कहते x माइनस 2/3 से डिवाइड किया, तो इसकी डिग्री क्या है, x माइनस 2/3 की डिग्री 1 है, तो 2 तो इसकी डिग्री 3 थी यहाँ पे, तो 3 में से 1 हटाओ तो 2, तो इसके बगल में x² आएगा। अब इसकी डिग्री क्या थी 2, और इसकी डिग्री क्या है x माइनस 2/3 की, इसकी डिग्री है 1, तो 2 माइनस 1 करो तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। उसी तरह से यहाँ पर 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर जो कुछ भी नहीं है जिसकी डिग्री, वो हो गया रिमाइंडर, या फिर जहां से डिग्री माइनस में चालू हो जाए ना आना, तो वो रिमाइंडर हो गया, क्योंकि और आगे डिवाइड करते ही नहीं है, सीधी बात। तो ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का 2/3 इंटू 12x² माइनस का 18x, फिर माइनस का 6, और रिमाइंडर क्या था, प्लस का 6। रिमाइंडर में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी अपन ने डिवाइड x माइनस 2/3 से ही किया है, ये बात याद रखिएगा। अगर कोई आपको इसका कोशेंट पूछे ना, कोशेंट पूछता है, तो कोशेंट के लिए क्या करना, यहां से 3 कॉमन निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 2, है ना। या फिर मैं ही कर देता हूं, इतनी बड़ी बात तो कुछ है नहीं। इसको मैं लिख सकता हूं, कॉमन निकालने के बाद 3x माइनस का 2, यहां से 3 कॉमन लेके इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस 2 हो गया। और अब क्योंकि यहां से मैंने 3 कॉमन निकाला, तो इसका नक्शा बदल जाएगा। कैसा बदल जाएगा, 4x² माइनस का 6x माइनस का 2 प्लस का 6, ये हो जाएगा। अगर कोई इसमें पूछ ले कोशेंट क्या है, तो कोशेंट ये लिखा, क्योंकि डिवाइजर तो ये दिया था, तो कोशेंट हो गया अपना 4x² माइनस का 6x माइनस का 2, और रिमाइंडर हो गया 6।
तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अब उसमें भी यही करना है। अब मैं तो चाहता हूं इसे आप ही सॉल्व करिए, और मैं वीडियो को पॉज करके आपके सॉल्व करने का इंतजार करूंगा, फिर मैं करूंगा और जल्दी जल्दी करवा देता हूं ये। तो अब चलिए देखते हैं। अब पहला स्टेप, इनको ऑर्डर में अरेंज करो। ऑर्डर में अरेंज है क्योंकि पहले एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट। ठीक है, पहले ऑर्डर में अरेंज है। उसके बाद सबसे बड़ा कोफिशिएंट टेबल के सेगमेंट के इस साइड, यानी कि 3 इधर। फिर अगला इस साइड में, यानी कि -3। उसके बाद अगला -4। उसके बाद फिर अगला -4, और जो सबसे कांस्टेंट टर्म होता है ना उसे इस सेगमेंट के इस तरफ लिखते हैं, इस तरफ। ठीक। और फिर अगला स्टेप, x -2 = 0 मानो। यहां से क्या आ गया, x = 2, तो 2 यहां लिखेंगे। पहला स्टेप, 3 को गिरा दो यहां से नीचे, तो 3 हो गया। फिर 3 × 2 करो, तो ये क्या आ गया, 6 आ गया। अब -3 +6, तो ये कितना आ गया, +3। अब फिर अगेन 3 × 2 करो, 3 × 2 करने पे आ गया 6, तो 6 - 4 क्या आ गया, 2 आ गया। अब अगला स्टेप, 2 × 2 करो। अब 2 × 2 किया तो ये क्या आ गया अपना, 4 आ गया। अब -4 + 4 0 आ गया, तो ये जो 0 होगा ये अपना रिमाइंडर होगा। बाकी ये जो होगा अपना कोशेंट होगा, और ये कोशेंट किसका होगा, x - 2 का ही होगा। और ये x - 2 का इसीलिए होगा क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में तो अपन ने 3x - 2 = 0 और 3x की वैल्यू अपन ने 2 लिखी थी, और यहां से अपन ने दोनों साइड 3 का डिवाइड किया था, तो x की वैल्यू 2/3 आ गई थी। लेकिन मजे की बात, हमें यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। शायद क्लियर हो गया होगा, हमें यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो इसीलिए अपन ने, देखना, अपन ने यहां पर क्या किया, x - 2 = 0 और x = 2। बताइए आपने किसका डिवाइड किया इसके बाद, x निकालने के लिए। x निकालने के लिए कोई डिवाइड ही नहीं करना पड़ा, तो इसीलिए ये डायरेक्टली क्वोशंट हो गया। और से a = bq + r के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, f(x) बराबर, पहले वो बताइए डिवाइजर, x - 2 इंटू कोशेंट क्या हो जाएगा अपना, ये x³ का कोफिशिएंट था, और अब इसकी डिग्री क्या थी, 1, तो 3 - 1 2, तो इसकी डिग्री नीचे आएगा तो 2 हो जाएगी। उसी तरह से इसकी 1, इसकी 0। सही बात है क्या, तो ये हो जाएगा अपना 3x² प्लस का 3x प्लस का 2, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो a = bq + r के फॉर्म में हम लोगों ने से बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगले की तरफ चलते हैं उसी तरह से। अब देखो, ये है बड़ा खतरनाक, क्योंकि यहां पर अपन को ये बोला गया है, इफ 2x - 1 एंड 3x + 1 आर द फैक्टर ऑफ, ये लिखा हुआ है पूरा, देन फाइंड द रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब इसने क्या बोला है कि f(x) अपना कुछ ऐसा है, 2x - 1 इंटू 3x प्लस का 1 प्लस का, सॉरी, इंटू qx, इंटू qx, ठीक। तो अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या हो गया, 6x² और ये -3 प्लस का 2, यानी कि -x -1 इंटू qx, ऐसा हो गया ये। तो यानी कि अब मेरे को अपना fx दे रखा है, ठीक है, और कोशेंट, सॉरी, और वो भी दे रखा है, क्या आप बोलते हैं, डिवाइजर भी दे रखा है, निकालना कोशेंट है, ठीक है। तो फिर मेरा कोशेंट क्या हो जाएगा, यहां से कोशेंट हो जाएगा fx अपॉन ये जितना लिखा हुआ है 6x² माइनस का x माइनस का 1, ये। तो अब ये कैसे निकाले, बात यहां पर आती है। तो भाई ये वही देखने के लिए तो हम बैठे हैं कि कैसे निकालेंगे। अब अपन ने ये मल्टीप्लाई कर लिया ना, इतना इनफ है। मल्टीप्लाई छोड़ के ये सारी जो फालतू की बकवास लिखी है इसको हटा दो। ये जैसे ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी, और एक qx को भी हटा दो, सब हटा दिया, और ये भी हटा दो, 1। तो पहला स्टेप तो अपन को यही करना है कि अपन को ये ऑर्डर में लिखे हुए हैं तो पहले ने टेबल पे सजा के लिख दो। तो पहले सबसे बड़ा वाला जो कि 6 है,
तो 6 अपना आएगा यहाँ पे, ठीक है। और 6 के बाद अपना आएगा यहाँ पर 29, फिर आएगा 30, 30 के बाद आएगा अपना माइनस का 11, माइनस के 11 के बाद आएगा अपना माइनस का 6, ठीक है। तो पहला स्टेप कि मैं 6 को सीधे यहां गिरा दूं, ठीक है। ये लो मैंने 6 को यहां गिरा दिया। अब अगला स्टेप देखना यहाँ पे, अब ये आगे 6 है, इसके एक्स स्क्वायर के आगे 6 है, तो पहले तो आप इन दोनों के कोफिशिएंट्स अलग अलग लिखो, ठीक है। अलग अलग लिख लिए, माइनस का 1 और माइनस का 1। तो पहले आप इनके साइन चेंज करो, तो साइन चेंज करने के बाद क्या आ गया 1 और 1। उसके बाद दोनों को 6 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 1/6 और 1/6, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख लो 1/6 और 1/6। तो अब ये आगे वाला है और ये पीछे वाला है, ठीक है। तो अब देखना, जब आगे वाले 1/6 को मैं इस वाले 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरा, यहां पर 1/6 इंटू 6, यहां पर 1 आ गया, और फिर 1/6 इंटू 6, तो ये 1 आ गया। और ये जो पीछे वाले से मल्टीप्लाई करने के बाद जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा, आगे वाले से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो नीचे आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जरा देखना, यहां पर आएगा 29 + 1 जो कि 30 होने वाला है अपना। फिर मैं 30 का पहले मल्टीप्लाई करूंगा आगे वाले 1/6 से, तो 30 इंटू 1/6 यानी कि 5, तो 5 मेरा यहां पर आ गया। और फिर इसी 30 का पीछे वाले 1/6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 30 इंटू 1/6 पीछे वाला, तो ये क्या आ गया 5 आ गया ये भी, ठीक है। अब उसके बाद मैं इनको टोटल करूंगा, ये जो यहाँ वाली इस टेबल में लिखे ना, तो इनको टोटल करने पे मुझे मिला 36, 36 मिल गया। अब उसके बाद जरा देखना क्या होगा, अब मैंने इनको टोटल करा। अब पहले तो ये जो 36 मेरे को मिला, मैं इसको आगे वाले 1/6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आगे वाला मतलब 36 इंटू आगे वाला 1/6 यानी कि 6। फिर अगला 36 इंटू पीछे वाला 1/6 यानी कि ये भी 6। तो अब इनको टोटल करूंगा मैं, तो पहले -11 प्लस का 5 + 6 ये आ गया 0, और -6 + 6 ये भी आ गया 0। तो ये जो दो सेगमेंट बने हैं ना, ये रिमाइंडर के बने हैं। ये पहला सेगमेंट रिमाइंडर का होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये वाला रिमाइंडर का सेगमेंट जो होगा वो होगा कांस्टेंट टर्म का। और ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर x की पावर 4 है, डिवाइड एक्स स्क्वायर से हुआ है, x की पावर 4 है और एक्स स्क्वायर से डिवाइड हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब ये हो गया है कि जैसे x की पावर 4 है ना, तो मैं यहां पर आऊंगा 2 डिग्री गिरा दूंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर x की पावर 3 दी, यहां पर 2 डिग्री गिरा दी तो यहां पर x बच गया, और यहां पर एक्स स्क्वायर था तो यहां पर 2 डिग्री गिरा दी तो यहां कांस्टेंट टर्म बच गया, ठीक है। अब उसके बाद यहां कांस्टेंट टर्म आ गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर x था, तो अब ये x का x ही रह जाएगा, क्योंकि अब आगे तो डिवाइड हम करने वाले है ही नहीं, इसको फेंकेंगे रिमाइंडर में, बात खत्म। अब बाकी ये हमारा कुछ ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया हमारा कुछ 6x² माइनस का सॉरी प्लस का 30x प्लस का 36। और ये वाला जो रिमाइंडर होगा ना, वो पता है किसका होगा, क्योंकि अब हम लोगों ने है ना कहते इनको 6 से डिवाइड किया, तो इस पूरी इक्वेशन को जब 6 से डिवाइड करेंगे ना, तो उसका क्वोशिएंट आएगा, सॉरी रिमाइंडर नहीं, ये जो पता है क्वोशिएंट है वो इसका है, मतलब इसमें भी 6 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अपन ने 6 का डिवाइड किया ना। तो अब देखिए इसे मैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा मैं, इसको मैं लिखूंगा, ये तो आगे क्वोशिएंट और आगे जो डिवाइजर था अपना 6x² माइनस का x माइनस का 1 अपॉन में 6, पूरे में अपॉन में 6। अब यहां से मैं पूरे का 6 कॉमन लूंगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा 6 कॉमन सब में से, ये हो गया 6x² माइनस का x माइनस का 1 इंटू x² प्लस का 5x प्लस का 6, ये हो गया। अब फिर x² प्लस 5x प्लस 6 को मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व करूंगा, ठीक है।
तो अब देखिएगा ये क्या हो गया है। पहले तो मैं सोच रहा हूँ ये पूरा यहाँ कोने का मिटा दूं, क्योंकि अब प्रोसीडिंग्स तो हो ही गई है अपनी सारी, तो मैं कोने वाला मिटा रहा हूँ, है ना, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो अपन ने क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, यानी कि ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 6, क्योंकि 2 और 3 ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा और दोनों को जोड़ने पे 5। तो जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा अपना x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो जो बाकी के दो फैक्टर है वो आ गए अपने x प्लस 2 और x प्लस 3। शायद ये आ गया होगा समझ में। अब ऐसे दो एग्जाम्पल और है, तो ये जो पहला है और ये दूसरा है और ये तीसरा, ये तीन और बचे हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो पहला वाला है ये पहला तो मैं करूंगा, और उसके बाद ये जो दूसरा वाला है ये मैं आपको दूंगा होमवर्क में, और ये जो तीसरा वाला है ये आपको होमवर्क में मिलेगा, और स्लाइड आपको मिल जाएगी कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो पहले तो क्या करना है, फैक्टराइज इफ इट इज परफेक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ये लिखा हुआ है कि फैक्टराइज करना अगर परफेक्टली डिविजिबल है एक्स स्क्वायर माइनस 4 से, तो पहले यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अब यहां पर एक्स का कोफिशिएंट बताइए, 0 है, और फिर माइनस का 4 है यहां पर कांस्टेंट टर्म। अब दोनों के पहले साइन चेंज करने होते हैं, साइन चेंज कर दिए तो ये क्या आ गया, 0 और 4 आ गया। उसके बाद इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, लेकिन लकीली इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो हमें यहाँ पर कोई डिवाइड नहीं करना है। सही बात है क्या। तो अब यहाँ पर देखना, ये पहले ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो इस टेबल पे सजा सजा कर लिख दो सबको। तो पहले x की पावर 4 का क्या आया, कोफिशिएंट 1 आ गया। फिर एक्स क्यूब का क्या आ गया, 4। एक्स स्क्वायर का आ गया माइनस का 1। फिर एक्स का आ गया माइनस का 16, और कांस्टेंट टर्म आया माइनस का 12। ठीक है, तो अब आइए पहले तो पहला स्टेप फॉलो करते हैं। पहले इस 1 को नीचे गिरा दो, ये क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। और पहले यहाँ पर दोनों टर्म्स को लिखो ऐसे, 0 और यहाँ पर लिखो 4। पहले आगे वाला क्या है, 0 है, तो आगे वाला इंटू 1 यानी कि 0 यहां पर। फिर 4 इंटू 1, तो 4 यहां दूसरे कॉलम में ऊपर, तो पहले 4 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपने पास 4 आ जाएगा। फिर आगे वाला, सॉरी आगे वाला इंटू 4 यानी कि 4 इंटू 0, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो पहले 0 को मैं लिखूंगा नीचे, फिर 4 इंटू 4 यानी कि 4 इंटू ये पीछे वाला टर्म, यानी कि 4 इंटू 4 क्या हो गया, 16 हो गया। तो मैं प्लस का 16 यहां लिखूंगा। तो ये देखना, माइनस का 1 प्लस का 4 प्लस का 0, तो ये 3 हो गया ये अपना। अब 3 इंटू आगे वाला टर्म, यानी कि 3 इंटू 0 कितना हो गया, 3 हो गया, सॉरी 0 हो गया। तो 0 कहां आएगा, यहां नीचे। फिर 3 इंटू 4 यानी कि 12, तो 12 यहां कहां आएगा, इधर पे। तो अब देखना, अब इसके आगे अपनी गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर अबे आगे वाला तो इन्हें कहते हैं अपन लिख लेंगे यहाँ पे, लेकिन पीछे वाला कहाँ लिखेंगे, बस बात खत्म हो गई, इससे ज्यादा करना ही नहीं है। तो -16 प्लस 16 प्लस 0 यानी कि 0, और -12 प्लस 12 यानी कि ये भी 0। तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, कोशेंट हो गया। ठीक, तो यानी कि जो पूरा पॉलिनोमियल हमारा लिखा है, पूरा पॉलिनोमियल ऐसे लिखा हुआ है अपना, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इंटू, अब यहां पर पावर डिग्री 4 थी, और अपन ने डिग्री 2 वाले से डिवाइड किया, तो 4 माइनस 2 2। तो यहां पर जितनी भी जिसकी डिग्री है सब में से 2 2 कम कर दो, यानी कि ये आएगा 2, ये आएगा 1, ये आएगा 0। तो अब ये देखना, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं फटाफट। तो पहला वाला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो पहला वाला हो जाएगा बड़े आराम से, एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 2, और दूसरे वाले को मैं तोड़ूंगा 3 और 1 में, तो हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का x प्लस का 3। पहले वाले से x कॉमन, दूसरे वाले से 1 कॉमन, तो आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे, x माइनस का 2, x प्लस 2, x प्लस 1 और x प्लस 3।
तो ये फैक्टराइज हो गया बड़े आराम से। अब उसके बाद ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला है आपके लिए होमवर्क। इसका जो सॉल्यूशन है वो हम देंगे अगली क्लास में। तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके नोट कर लो इसे। और इसके बाद ये वाला भी आपके लिए है होमवर्क में, एंड मेक श्योर आप लोग करके आए, बिकॉज अगले लेक्चर में ये हम पहले डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एंड वीडियो को पॉज करके यहां पर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड आई एम सॉरी, मैं ये क्वेश्चंस आपको जरूर करवाता, बट मुझे अभी कोई जरूरी काम आ गया है तो मेरे को जाना पड़ेगा, इसीलिए ये क्वेश्चंस अगले वीडियो के लिए। वैसे तो पूरा प्रॉपर प्लान करके आया था कि आप लोगों को ये भी करवाऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट में और क्लैरिटी आए, बट आई थिंक मैंने आपको जितना भी अभी करवाया 1 2 3 4 और मतलब 4 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, तो मेरे को लगता है कि इससे आपको क्लैरिटी आ गई होगी। एंड इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, आप इस वीडियो को रिवाइंड करके एक और बार देख सकते हैं अगर आपको मेथड में कोई भी डाउट हो तो 4 इलस्ट्रेशंस काफ़ी होंगे। बाकी मैं चाहता हूँ ये 2 आप अपने आप से बना कर लाए और मैं ये अगली क्लास में डिस्कस करवाऊंगा आपको। ठीक, तो आज के लिए हमारी क्लास यही ख़त्म होती है। एंड आज का आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा कि आपको क्लासरूम की जितनी थ्योरी है वो जो मतलब आज मैंने अभी अभी करवाया आपको, ये सब आपको अगले लेक्चर तक रिवाइज करके लाना है। उसके बाद जो सारे क्वेश्चंस अपन ने क्लास वर्क में करे वो भी आपको करने हैं। उसके अलावा जो होमवर्क है, जो होमवर्क की शीट है, जो डिस्क्रिप्शन में जिसका आपको लिंक मिल जाएगा वो भी आप प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा। और ये वाले जो 2 क्वेश्चंस है ना, ये 2 भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है, तो थैंक यू सो मच। आप मिलते रहिएगा, मतलब कल भी एक वीडियो आने वाला है। तो हैव अ ग्रेट डे एंड मेक श्योर कि आप होमवर्क अच्छे से करके आएँ। थैंक यू।